स्वागत है दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। चैप्टर नंबर 5 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसके अंतर्गत पार्ट सेकंड को पढ़ना है। आइए इसमें देखते हैं। विदेश नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सामाजिक और व्यापारिक समूहों की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल एंड बिजनेस ग्रुप्स इन द प्रोसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब हम लोग को देखना है कि जो सामाजिक समूह हैं और जो व्यापारिक समूह हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। भारत की विदेशी नीति के निर्माण में प्रक्रियागत क्रियाकलापों के निर्धारण एवं निश्चयन में सामाजिक एवं व्यापारिक समूहों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यानी कि डिटर्मिनेशन में और प्रोसेसुअल एक्टिविटीज़ में जो व्यापारिक समूह होती है और जो सामाजिक समूह होते हैं, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि भारतीय सामाजिक परिवेश भी भारत की विदेशी नीति के निर्धारण एवं संचालन में व्यापक भूमिका निभाता है। भारत धर्म बहुल देश है। भारत में मुस्लिमों की आबादी 12% है। भारत में मुसलमान संप्रदाय भारतीय विदेश नीति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यह पता चलता है कि भारत ने जब जब इजराइल से संबंध स्थापित करना चाहा, तब तब भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है और हमेशा से ही जो मुस्लिम बहुल संप्रदाय होती है वो इजराइल का बहिष्कार करता आया है। यही कारण रहा कि भारत ने जब जब इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना चाहा, तब तक इन समूहों ने भारत पर दबाव बनाया ताकि इनसे संबंध स्थापित ना हो सके। और इजराइल इतनी डेवलपिंग कंट्री है, उसने एक से एक हथियार, एक से एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखे हैं। अभी हाल ही पे आप पेगासस के बारे में सुने होंगे, जो एक इतनी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर था जो सामने वाले की फ़ोन से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता था। तो इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इजराइल डेवलप करता रहता है। यही कारण है कि भारत का इजराइल के साथ संबंध स्थापित करना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता था। आइए आगे बढ़ते हैं। इन दृष्टिकोण से भारत इजराइल के साथ केवल दैत्य संबंध स्थापित करने से आगे नहीं बढ़ पाया, यानी एक इम्पॉर्टेंट संबंध स्थापित करने में वह नहीं बढ़ पाया, यानी हल्का फुल्का संबंध रखा, जो एक अच्छा संबंध होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में एक दूसरे से व्यापार होता है और जो भी लेन देन होता है वो उस लेवल को रीच नहीं कर पाया। दूसरा उदाहरण हम देखें तो पता चलता है कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों को समाप्त करना प्रारंभ किया, तो मुसलमानों ने कोका कोला तक पीना बंद कर दिया था। यानी जब अमेरिका जो थी वो अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों को समाप्त करना शुरू किया था, तो जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी कोका कोला है उसको भी पीना बंद कर दिया था। तीसरा उदाहरण के रूप में हम देखें तो पता चलता है कि भारतीय मुसलमान इराक के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं। जब अमेरिका ने इराक पर 2003 के आक्रमण किया तो भारतीय मुसलमानों ने इसका व्यापक विरोध किया। वहीं चौथा उदाहरण देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार ब्रजेश मिश्र ने अमेरिका में यहूदी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इजराइल दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे। तो इस समाचार को सुनते ही मुंबई में एक मुस्लिम संस्था रजा अकादमी ने आलोचना करते हेतु कहा कि जो देश स्वयं आतंकवाद है वह आतंकवाद समाप्त करने में क्या मदद करेगा। इस सभी उदाहरण से स्पष्ट होता है कि उस मुसलमान देशों के साथ संबंध स्थापित करने में भारतीय मुसलमानों के विचार की कद्र करनी पड़ती है। यानी कि आप आपने देखा कि किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय होती है वह अलग अलग उदाहरणों में आपने देखा कि किस तरह से भारत पर अलग अलग समय दबाव बनाना चाहा, और हालांकि भारत ने कहीं कहीं इन चीज़ों को माना भी है और उससे अपने पैर पीछे भी किए हैं उस संबंध बढ़ाने से। यही कारण रहा है कि भारत ने विदेश नीति को व्यापक रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग ने प्रभावित किया, और केवल भारतीय विदेश नीति को ही नहीं परंतु अमेरिकी विदेश नीति को भी व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इससे संबंध में अमेरिकी विज्ञान थियोडोर पी राइट का भी यही विचार रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो दबाव समूह होते हैं उनका विदेश नीति को तैयार करने में, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक आपने उदाहरण देखा कि जब भारत ने इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने चाहे तो इन्होंने विरोध किया। दूसरा आपने देखा कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से आतंकवाद ख़त्म करना चाहा तब इन्होंने अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भी पीना बंद कर दिया। वहीं आप 2003 का जब आक्रमण देखें, जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, चूँकि मुसलमान वर्ग इराक का समर्थन करते हैं, यही कारण रहा है कि जो अमेरिका
के विरोध में व्यापक रूप से यहाँ पर विद्रोह हुआ, यानी भारतीय मुसलमानों ने इसका व्यापक रूप से विद्रोह किया। चौथा उदाहरण आपने देखा कि जब भारत के विदेशी सलाहकार ब्रजेश मिश्रा ने अमेरिका में यहूदी समुदाय के साथ आतंकवाद को ख़त्म करने की बात कही, तो यहाँ पर जो मुस्लिम संस्था थी रज़ा अकेडमी, जिसने कहा कि जो देश स्वयं आतंकवाद हो वह आतंकवाद को समाप्त करने में क्या मदद करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम हितों के समर्थन की परंपरा 1919 में महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन की शुरुआत आरंभ हुई थी। 1967 में जब अरब राष्ट्रों ने इजराइल पर हमला किया तो भारत के तत्काल शिक्षा मंत्री MC छांगला ने सबसे पहले अरब मुस्लिम राष्ट्रों की निंदा की। और उल्लेखनीय है कि श्री छांगला अपने समकालीन भारतीय नेताओं की कहीं अधिक धर्मनिरपेक्ष थे। तो जो मुस्लिम हित के समर्थन में जब 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हुए थे, तो इसी के साथ इनका समर्थन शुरू हुआ था। और 1967 में MC छांगला जो थे एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे और उन्होंने जब अरब मुस्लिम राष्ट्रों की निंदा की जब अरब राष्ट्र ने इजराइल पर हमला किया था। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मामलों को देखने में स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के समर्थन के कारण विदेशी नीति के संदर्भ में मुसलमानों के व्यवहार में व्यापक परिवर्तन आया है। वे लोग भी इस अभियान का सहयोगी हो गए हैं, क्योंकि मुंबई में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया बम विस्फोट इस व्यय को प्रदर्शित करता है। इसी कारण से विभिन्न समुदाय के लोग मुसलमानों को भारत में शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं, जबकि मुसलमान ऐसे नहीं हैं। तो एक घटना घटी थी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, वह एक बम विस्फोट हुआ था, क्योंकि यही सब घटनाओं के कारण जो मुस्लिम वर्ग है उनको अन्य वर्ग एक शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं कि किस तरह से वह पाकिस्तान और अन्य कंट्रियों का आतंकवाद के समर्थन में उठ खड़े होते हैं। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं। ये वही उदाहरण हो गया कि जब किसी एक क्लास के 2-3 बच्चे शोर मचाते हैं तो नाम ये हो जाता है कि पूरी क्लास ही खराब है। तो यही चीज़ हो जाती है। हालांकि इनको खुद ही उठ खड़ा होना चाहिए, अपने आसपास जो भी ये कार्य कर रहे होते हैं उनको खुद से रोकना चाहिए, तभी इस परिस्थिति में ये सुधर पाएंगे या तभी इस सभी को सुधारा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो केवल मुस्लिम लोग ही अपने समुदाय के हितों की रक्षा में तात्पर्य नहीं है, वरन तमिल लोगों की धारणा भी इसी प्रकार की है। श्रीलंका के साथ भारत की विदेशी नीति में को तमिल लोग व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो तमिलाई लोग हैं वो श्रीलंका की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखते हैं, क्योंकि वह उनके जो नस्ल है वो उनसे मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। तो इस कारण उनका जो झुकाव है वो श्रीलंका की तरफ काफ़ी रहता है और इसी वजह से भारत की जो विदेश नीति है इस पर यह प्रभाव डालते हैं। जब पंजाब आतंकवाद से पीड़ित था तो तमिलों ने भारत की श्रीलंका के साथ विदेशी नीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिसके कारण भारत को श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अपना अमूल्य समय बर्बाद करने के लिए विवश होना पड़ा। यानी जब पंजाब में इतना ज़्यादा मैटर चल रहा था, जब इतने आतंकवाद वहाँ पर त्रस्त था, तो उस वक्त वहाँ जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष चल रहा था, भारत को अपना मैटर छोड़ के श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अपना समय बर्बाद करना पड़ा। तो वो किसके कारण? वह तमिलाय लोगों के कारण। आगे बढ़ते हैं। भारत में जहाँ कुछ समुदाय विदेशी नीति में अवरोधन उत्पन्न करते हैं कि प्रयत्न करते हैं, वहीं कुछ भारत के लोग ऐसे समुदाय भी हैं जो भारतीय विदेश नीति को प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय बौद्ध और जैन संप्रदाय जातीय एवं संप्रदाय विभेद को त्यागते हुए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का अवलंबन करते हुए भारत को विदेशी नीति के संदर्भ में व्यापक मदद करते हैं। तो जहाँ कुछ समुदाय व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं, वहीं कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जो मदद भी करते हैं, जैसे कि बौद्ध और जैन संप्रदाय। यह संप्रदाय ऐसे हैं जो हमेशा से अहिंसा और सत्य की बात करते आए हैं और उन्हीं का अनुकरण करते भारत ने हमेशा से ही अपने विदेश नीति में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का अवलंबन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर भारत दक्षिणी पूर्व एशिया में अपनी भूमिका निभाता है। दक्षिणी पूर्व एशिया के भारत के प्रति सद्भाव रखते हैं और अपने तीर्थ स्थल बोधगया में आकर सद्भाव का प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध मंदिर के निर्माण में मदद करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सामाजिक परिवेश
विदेश नीति के निर्माण एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो अब यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं, पूर्वी यानी कि ईस्टर्न साइड, दक्षिणी यानी कि नीचे, यानी कि जो इंडोनेशिया और के आसपास के जो क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ ज़्यादातर बौद्ध आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसी कारण यही कारण है कि इतना शांतिपूर्ण और इतना शांतिप्रिय देश होने के नाते वह भारत में आके विजिट करते हैं और अपनी जो पवित्र स्थल है और तीर्थ स्थल है बौद्ध गया, इस पे आकर अपना सद्भाव का प्रदर्शन करते हैं या यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो बौद्ध मंदिर है उस पर अपना योगदान भी देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो भारतीय सामाजिक परिवेश के अलग अलग समुदाय हैं वो भारत की विदेश नीति के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई है। फलतः व्यापारिक वर्ग व्यापक रूप से उत्सुक होकर राजनीति में अपनी पैठ बना रहा है। तो जहां आर्थिक क्षेत्र में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई है, तो वहीं जो यहाँ व्यापारिक वर्ग है वो अपनी राजनीति में अपनी इन्फ्लुएंस लगा रहा है, अपनी पैठ बना रहा है और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपना मधुर संबंध स्थापित कर रहा है। नरसिम्हा राव 1995 में जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे तो उनके साथ व्यापारियों का एक बड़ा समूह भी अमेरिका गया था। व्यापारिक वर्ग ने प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे और वे अमेरिका के साथ व्यापार वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील थे। इसलिए उन्होंने यात्रा के दौरान व्यापारियों की इच्छाओं की कद्र की और आर्थिक क्षेत्र में उन व्यापारियों ने अभिरुचि दिखाई, क्योंकि उनके साथ अमेरिका भारत व्यापार की वृद्धि के लिए भारतीय व्यापारियों का एक दल भी गया था। कहने का मतलब ये है कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 से लेकर 1996 के बीच, तो उसी काल के दौरान 1995 में नरसिम्हा राव अमेरिका गए थे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अमेरिका से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए। तो उस वक्त जो व्यापारिक वर्ग था उनके नरसिम्हा राव के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। तो व्यापारियों का भी एक गुट अमेरिका गया था ताकि वो भी व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत कर सकें। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसलिए उनका पहला उद्देश्य अमेरिका के साथ भारतीय व्यापार की वृद्धि और दूसरा था कि अमेरिका की संसद अथवा विधान पालिका को संबोधित करके सीनेट के सदस्यों को भारत की ओर अट्रैक्ट यानी आकृष्ट करना, तथा तीसरा उद्देश्य ये था कि क्लिंटन से मिलकर भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उनको अधिक मजबूत और मित्रतापूर्ण बनवाया जाए। तो तीन में बेसिकली जो इनके प्राथमिकताएं थी, पहला कि अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अच्छे हों, उसमें वृद्धि आए, और दूसरा अमेरिका की जो संसद है यानी जो विधान पालिका है वहाँ के जो सीनेट के सदस्य हैं उनको भारत की ओर उनका रुझान लाना, और तीसरा था कि क्लिंटन से मिलकर जो अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध है उनको अधिक मित्रतापूर्ण और मजबूत बनाना। तो इन्हीं उद्देश्यों के कारण पीवी नरसिम्हा राव जो है अमेरिका गए थे। नरसिम्हा राव भारत अमेरिका व्यापार को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क एवं टेक्सास के व्यापारियों को संबोधित करते हुए उनसे भारत में अधिक मात्रा में पूंजी निवेश करने की आग्रह किया और बहुत सी अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का निमंत्रण दिया। परिणाम स्वरूप कोका कोला, फोर्ड आदि कंपनियों ने भारत में वाणिज्यिक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस प्रारंभ में भारतीय व्यापारियों की व्यापक सहभागिता थी। तो उसी का फल ये हुआ कि जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां थी वह भारत में अपना निवेश की, जैसे फोर्ड और कोका कोला। आगे बढ़ते हैं इसमें। इससे स्पष्ट होता है कि भारत की विदेशी नीति को प्रभावित करने में भारत के व्यापारिक दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि विदेश यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री के साथ भारत के व्यापारिक समुदाय की सहभागिता होती है और व्यापारिक वर्ग भी यात्रा में जाते हैं। ये तो प्रधानमंत्री के साथ अनेक वर्ग के लोग जैसे पत्रकार, वैज्ञानिक, अभियंता तो होते ही हैं, परंतु व्यापारियों की सहभागिता अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यही कारण है जो मेनली व्यापारिक वर्ग है जिनको समझ होती है कि किस तरह से व्यापार करना है और किस तरह से व्यापार को मजबूत करना है, तो वो भी प्रधानमंत्रियों के साथ जाते हैं विदेशी दौरा में। तो इस तरह से आपने देखा जो ये अलग व्यापारिक वर्ग समुदाय था उसकी भारत की विदेश नीति में कितना ज़्यादा योगदान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें।
आधुनिक युग में वैश्वीकरण के कारण वैश्विक समस्याएं तो सामान्यतः सरकार द्वारा ही निष्पादित की जाती हैं, परंतु यह व्यावहारिक रूप में देखा जाता है कि 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठन और समस्याओं में भारत के व्यापारिक वर्ग बहुत अधिक दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने भारत के व्यापारियों की रुचि में वृद्धि की है और भारत के व्यापारिक वर्ग भी इसमें व्यापक सहभागिता प्रारंभ हो गई है। व्यापार की वृद्धि के संबंध में कुछ नियम जैसे कि 14 वर्ष के बच्चों को खतरनाक काम में ना लगाना, पटाखा, कंबल और क्लीन उद्योग में उन्हें अलग रखना, शोषण न करना आदि नियम विश्व व्यापार में कुछ रुकावटें उत्पन्न करते हैं, परंतु ये नियम सभी व्यापारिक संगठनों को मान्य हैं और नैतिकता के आधार पर इनका पालन भी किया जाता है। तो आपने देखा कि जो व्यापारिक वर्ग है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में उनकी दिलचस्पी अधिक बढ़ गई है और कुछ नियम भी इनके अंतर्गत बनाए गए हैं व्यापारियों के लिए, जैसे कि खतरनाक काम में बच्चों को ना लगाना, पटाखा, कंबल और क्लीन उद्योग जैसे उद्योगों से इनको दूर रखना, शोषण ना करना। ये सब कुछ चीज़ें जो विश्व व्यापार में कुछ रुकावटें तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये नियम सभी व्यापारिक संगठनों के लिए मान्य है, चाहे जो भी व्यापारिक संगठन हो, चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो। तो नैतिकता के आधार पर इनका पालन भी किया जाता है। स्त्री पुरुष में भेदभाव कम करना, शोषण ना करना, कम उम्र के बच्चों का खतरनाक उद्योग में ना लगाना, जैसे कि सीसा का कारखाना होता है, ये सब कारखाने होते हैं, उसमें बच्चों को ना लगाना आदि नियम आधुनिक युग में विकासशील देशों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि विदेशी नीति के निर्धारण में व्यापारिक और सामाजिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आपने ऊपर देखा कि किस तरह से जो सामाजिक समूह होते हैं और जो व्यापारिक समूह होते हैं वो विदेश नीति के निर्धारण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यापारिक समूह और संगठन हमेशा सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालते हैं कि अमुक यानी उस पार्टिकुलर देश के साथ संबंध मधुर किए जाएं और व्यापारिक विकास संबंधी समझौते करके आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा करने से संबंध में मधुरता आएगी, संबंधों का विकास होगा। आज के समय में आप देख सकते हैं कि व्यापार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जिस कंट्री को जिस पार्टिकुलर देश के साथ व्यापार करना होता है वो उसी से ही अच्छी बात करती है, अलग अलग जगह अलग अलग संगठनों पे रहकर उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करती हैं। अन्यथा जिस व्यापारी कंट्री या जिस कंट्री के साथ उसके उतने अच्छे ट्रेड नहीं होते हैं वो उसको क्रिटिसाइज भी करती है। तो आज के समय में जो व्यापार है वो एक ट्रेन की फ्रंट शीट की तरह हो गया है, यानी सबसे पहले व्यापार को रखा जाता है, उसके बाद ही जितने भी रिश्ते नाते मित्रता संबंध ये बाद में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक समूह भी विदेशी नीति के निर्धारण में व्यापक रूप से भूमिका निभाते हैं। वे सरकार पर इस बात पर दबाव डालते हैं कि इस पार्टिकुलर देश के साथ संबंध मधुर किए जाएं। उदाहरण के लिए भारत के यहूदी समुदाय के लोग इसराइल के साथ संबंध सुधारने के लिए बाध्य करते हैं। बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म से प्रभावित देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए दबाव डालते हैं। वहीं जहां मुस्लिम समुदाय है वो पश्चिमी एशिया के देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो इस तरह से पार्टिकुलर जो समुदाय होता है वो अपने अपने जो देश होती है उसके साथ संबंध सुधारने के लिए भारत सरकार पर दबाव डालता है। इस तरह भारत का व्यापारिक और सामाजिक समुदाय विदेश नीति के संबंध के निर्धारण और संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही बेहतर से समझ लिए होंगे। आपने अलग अलग सामाजिक समूहों को देखा कि किस प्रकार से वो सामाजिक समूह भारत सरकार के ऊपर या किसी भी सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि उनसे जो उस पार्टिकुलर जो देश है जहाँ पर उन्हीं की तरह या उन्हीं जाति उन्हीं धर्म के लोग रहते हैं उसके साथ जो संबंध है वो मधुर करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। वहीं आपने व्यापारिक वर्ग को देखा कि जिसके साथ प्रॉफिट होता है या जिसके साथ व्यापार ज़्यादा अच्छा हो सकता है या वहाँ उनकी व्यापारिक अच्छी फैक्ट्री लग सकती है, उसके देश के साथ या उस देश के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेश नीति के निर्माण में चिंतन समूहों की भूमिका बढ़ाने के उपायों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेजर्स टू इंक्रीज द रोल ऑफ थॉट ग्रुप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यानी कि अब जो चिंतन समूह हैं इनका जो इम्पोर्टेंस है
को कितना ज़्यादा रहता है या कितनी इनकी भूमिका रहती है विदेश नीति के निर्माण में, इसके बारे में चर्चा करनी है। विदेश नीति के निर्धारण में चिंतन समूह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब मैटर ये आता है कि चिंतन समूह हैं क्या। चिंतन समूह के अंतर्गत प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, विभिन्न समाचार प्रकाशन समूहों के डायरेक्टर, दार्शनिक, विचारक लोग आते हैं। यानी जितने भी प्रोफेसर होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो भी समाचार प्रकाशन के लिए जो ब्यूरोकास्ट करते हैं समाचार, उसके जो एडिटर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, मेनली जो न्यूज़ से कनेक्टेड रहते हैं, जिनको सारी नॉलेज होती है, जितने भी विदेशी या जितने भी फॉरेन मैटर्स होते हैं सबका जो नॉलेज रखते हैं, इन सभी समूहों को चिंतन समूह कहते हैं, जो चिंतन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेखकों और समालोचकों की भी इसमें सहभागिता होती है, यानी जो राइटर्स होते हैं और जो क्रिटिक्स होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं सरकार अलग अलग विषयों पर, ये लोग किसी भी देश से संबंध स्थापित करने के संबंध में बहुत ही गहराई से चिंतन मनन करते हैं और अतीत तथा भविष्य की सभी समस्याओं की गहराई से विश्लेषण करते हुए सरकार को किसी देश या विशेष से संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने का परामर्श देते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ टीवी चैनल्स पे एनालिसिस को बैठाते हैं, एक से एक एनालिसिस जुड़े होते हैं, उसमें कोई बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं या अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, वो न्यूज़ चैनल बैठ के एक डिबेट करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी अपनी राय देते हैं। तो इन सभी समूहों को हम चिंतन समूह कहते हैं। तो यहाँ मैटर ये है कि यहाँ ये लोग किसी भी देश के साथ भारत के जो भी संबंध जुड़ने वाले होते हैं, उसका वे सभी गहराई से चिंतन और मनन करते हैं और जोड़ने या तोड़ने या किसी पार्टिकुलर देश के साथ संबंध जोड़ने या तोड़ने पर अपना परामर्श देते हैं। इसका या इनका व्यक्तिगत परामर्श नहीं होता है। यह लोग किसी न किसी संगठन से संबंधित रहते हैं अथवा किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं के क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, इसी के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त करते हैं। आप देखते होंगे कि अलग अलग जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं उसमें एडिटोरियल निकलता है, तो वो जो एडिटोरियल होता है किसी एक एडिटर के द्वारा वो अपनी राय देता है उसमें पूरी, और वही यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में निर्जातीय समस्या विषम हुई है, तो इन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार को आगाह करने का प्रयत्न किया। यानी जब श्रीलंका में निर्जातीय समस्या विषम हो गई थी, तब भी ये जो पत्र पत्रिकाओं के द्वारा इन समूहों ने सरकार को आगाह करने का प्रयत्न किया था। 1994 में जब भारत चीन समझौता हुआ और तिब्बत को चीन के हवाले किया गया, तब भारत के चिंतन समूहों ने अपनी आपत्तिपूर्ण निबंधों के द्वारा भारत सरकार को आगाह किया था, जिसका परिणाम भारत को 8 वर्ष बाद भुगतना पड़ा। यानी कि जब 1954 में भारत चीन समझौते में जब भारत ने तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया था, तो उस दौरान जो चिंतन समूह थे वो अपने एडिटोरियल्स और इनके द्वारा सरकार को आगाह किया था उसके परिणाम के बारे में, और यही उसका रिजल्ट आखिरी में 8 साल बाद यही हुआ कि वहाँ जितने भी बहुत शरणार्थी लोग थे उनके गुरुओं के साथ वहाँ से निकाल दिया गया और वो एज अ माइग्रेंट्स बन के इंडिया में आए थे। और भारत जब उनको शरण दी तो चाइना इस पर गुस्सा कर 1962 में हमला कर दिया था। आगे बढ़ते हैं इसमें। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका की यात्रा पर जाने वाली थीं। उस समय भारत के चिंतन समूहों ने नेहरू और शास्त्री का हवाला देते हुए श्रीमती गांधी को यात्रा स्थगित करने का परामर्श दिया था, परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं मानी और अमेरिका की यात्रा पर गईं, जिसका परिणाम लाभकारी नहीं हुआ था। उस वक्त याद करिए अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा रहता था। एक्चुअली यहाँ पे फूड का मैटर था, जो क्वालिटी थी फूड की वो इंडिया को कम मिलता था और जो पाकिस्तान को उनको ज़्यादा क्वालिटी का फूड मिलता था, और वॉर का भी उस समय था, तो इन सभी के कारणों से जो परिणाम था वो ज़्यादा लाभकारी नहीं हुआ। और जब वॉर में हमको अमेरिका से ज़्यादा मदद यूएसएसआर की मिली थी। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय चिंतक समूह अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्धारण और संचालन के मामले में सरकार को हमेशा से आगाह करते रहा है। कौन? भारत का चिंतन समूह। आगे बढ़ते हैं इसमें।
कंपूचिया सरकार को मान्यता देने के संबंध में भारतीय चिंतक समूह ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने निबंधों के माध्यम से परामर्श दिया था, जिसका कारण श्रीमती गांधी ने कंपूचिया को मान्यता प्रदान कर दी। यहाँ पर पूर्ण विराम है, इसको लगा लीजिएगा। तो कंपूचिया चूंकि एक नवोदित राष्ट्र था, नया नया उभर रहा था, तो उसको मान्यता प्रदान करना था। तो इंदिरा गांधी ने निबंधों के माध्यम से जो चिंतन समूह है उन्होंने परामर्श दिया, और इसी कारण श्रीमती गांधी ने कंपूचिया को मान्यता प्रदान कर दी थी। चिंतन समूह बहुत ही चिंतनशील होते हैं। यह राजनीति में भाग तो नहीं लेते हैं, परंतु राजनीतिक गतिविधियों की समीक्षा करता रहता है। इनके द्वारा लिया गया निर्णय और की गई समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारत में चिंतन समूहों के विभिन्न रूप हैं। तो क्या होता है कि ये डायरेक्ट तौर पे तो पॉलिटिक्स पे नहीं होते हैं, परंतु ये जो भी राजनीतिक गतिविधियां, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसकी ये समय समय पर समीक्षा यानी कि रिव्यू करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, और इसी के द्वारा वो निर्णय लेते हैं। और इनकी जो ये समीक्षा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सरकार के लिए। इसी वजह से जो भी एडिटोरियल्स होता है उसको आप भी पढ़ा करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में चिंतन समूहों के विभिन्न रूप हैं। लेखक संघ, पत्रकार संघ, बुद्धिजीवी संघ। बुद्धिजीवी संघ उन्हें कहते हैं जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग होते हैं। इस प्रकार विदेशों में भी अनेक चिंतन समूह हैं, जैसे रैंड कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंग्लैंड में है ये, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट, ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च आदि। तो ये सब विदेश में पाए जाने वाले चिंतन समूह हैं। ये समय समय पर सभाओं, सेमिनार, गोष्ठियों आदि के द्वारा भारत अथवा संबंधित देश विशेष के विदेशी नीति के पक्ष व विपक्ष पर प्रकाश डालते हैं। इससे भारतीय विदेशी नीति व्यापक रूप से प्रभावित होती है। न केवल भारत के चिंतन समूह बल्कि अन्य देशों में स्थित भारतीय चिंतन समूह भारतीय विदेशी नीति को प्रभावित करते हैं और विदेशी नीति के निर्धारण एवं संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से जो चिंतन समूह होता है वो भारत की विदेश नीति पे अपनी राय देता है और समय समय पर अपना रिव्यू करके भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाता है और सरकार को परामर्श देता है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे, और आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी डाउट होता है उसको भी शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।